हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन ए का यूनिट 4। और यूनिट 4 का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। और ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग को डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो के इस पार्ट में हम नीति आयोग से रिगार्डिंग जो टॉपिक है उनको कवर करेंगे। वीडियो के इस पार्ट में हम नीति आयोग से रिगार्डिंग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एंड व्हाट आर द बेसिस ऑफ नीति आयोग फॉर्मेशन, यानी नीति आयोग का जो फॉर्मेशन है वो क्यों किया गया, उसके बेसिस क्या है, उसके रीजंस क्या हैं। ठीक है, इसके बाद से हम बात करेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों इसे फॉर्म किया गया है। एंड द नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि हाउ द नीति आयोग हैज़ बीन फॉर्म्ड, कि नीति आयोग का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कौन कौन से जो लोग हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। सो द आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज नीति आयोग, कि नीति आयोग क्या है, या उसके बाद से हम इसके फॉर्मेशन और इसके ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें 3 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। नीति आयोग की मीनिंग को डिफाइन किया गया, उसके बाद से उसके फॉर्मेशन और उसके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को डिस्कस करते हैं कि नीति आयोग का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है। कि नीति आयोग स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसमें चेंजेस करने के लिए, उसकी जो भी कंडीशन है, जो भी उसका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसको चेंजेस करने के लिए एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है जिसको नीति आयोग कहा गया है। और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे पहले जैसा कि हम जानते थे कि मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन है वो इस्टेब्लिश किया गया था, और इस प्लानिंग कमीशन को ही रिप्लेस करके नीति आयोग का फॉर्मेशन है वो किया गया है। और नीति आयोग है ये एज ए थिंक टैंक काम करता है फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड प्रोवाइड डायरेक्शनल एंड स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी टू इट। ठीक है, और इसके साथ ही थिंक टैंक का काम इसलिए करता है क्योंकि ये जो भी हमारी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, उसको बॉटम लेवल से जो न्यू आइडियाज़ हैं, न्यू स्ट्रैटेजीज है, न्यू डायरेक्शन है फॉर द प्लानिंग एंड फॉर द डेवलपमेंट है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द थिंक टैंक फॉर द गवर्नमेंट। क्लियर। और नीति आयोग का जो स्टैब्लिशमेंट है ये कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को बाय द आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्लियर, तो ये हमें ध्यान रखना है। और जो प्लानिंग कमीशन है ये इस्टेब्लिश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, मार्च 1950 में, और इसी को रिप्लेस करके इसका नाम रख दिया है नीति आयोग। और नीति आयोग की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म हमें याद रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इससे हमारे 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे पहले कि नीति आयोग की आपको फुल फॉर्म याद करनी है, नेक्स्ट इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, किसको रिप्लेस करके किया गया था, और ये एज ए गवर्नमेंट के लिए थिंक टैंक की तरह क्या करता है, वर्क करता है। क्लियर। Our next question is regarding the नीति आयोग की व्हाट इज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का जो फॉर्मेशन है वो क्यों किया गया है, इसके रीजंस क्या है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन हमारा अप टू बॉटम जो है प्लान कहलाता था। अप टू बॉटम इसलिए कहता था कि सेंट्रल लेवल पे उसमें प्लान है वो प्रिपेयर किए जाते थे, और उसके बाद से उसको बॉटम लेवल यानी स्टेट में क्या किया जाता था, इस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस तरह से प्लानिंग कमीशन में जो भी प्लान्स बनते थे वो अप टू बॉटम प्लान्स के अंडर में कंसिडर किए जाते थे, जबकि नीति आयोग में इसमें बॉटम टू अप प्लान कहा जाता है, यानी बॉटम लेवल पे प्लान्स है वो लोकल लेवल पे बाय द विलेजेस बाय द स्टेट्स, ठीक है, उसके थ्रू तैयार किए जाते हैं। और उसके बाद से सेंट्रल लेवल है उस बिहार पे, उनके सजेशन के बिहार पे पूरे जो भी बॉटम लेवल के लिए जो प्लान्स है वो प्रिपेयर करती है, उसके बाद से जो बॉटम लेवल में प्लान्स को है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसलिए नीति आयोग का जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से किया गया है कि बॉटम लेवल की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, उनको वहीं के लोग हैं उसको सजेस्ट करें, और उसके बिहार पे सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए जो प्लान है वो प्रिपेयर करती है। क्लियर। इट प्रोवाइड्स एडिकेट intellectual property available in the country by trapping it to prevent it from fleeing and ensuring its involvement in good governance। ये इन होगा। क्लियर, यानी सबसे पहले जो नीति आयोग है वो थिंक टैंक की तरह काम करता है, और थिंक टैंक में जितनी भी हमारी कंट्री की इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, यानी जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं, जो भी हमारे स्पेशलिस्ट हैं, जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, उनको इस तरह से ट्रैप किया गया है थिंक टैंक के अंदर, और उनको हमारे देश से जो फ्ली हो जाते थे, यानी देश से बाहर जाके अपनी जो सर्विसेज हैं वो वहाँ पे देते थे, तो उसको फ्ली होने से, उसको बाहर जाने से रोका गया है। और उसके जो भी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कंट्री की, यानी जो भी हमारे एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट है,
इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है वो गुड गवर्नेंस यानी सुशासन जिसको कहते हैं, यानी अच्छा गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको इन्वॉल्व किया गया है थ्रू द नीति आयोग। सेकेंड यदि बेसिस की बात करें तो एक्टिवेटिंग द रोल ऑफ स्टेट इन डेवलपमेंट एंड क्रिएटिंग ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी स्टेट्स को डेवलपमेंट में एक कॉमन प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड किया गया है ताकि उनका जो डेवलपमेंट में रोल है उसको एक्टिवेट किया जा सके और जो गोल्स ऑफ डेवलपमेंट है उसको अचीव किया जा सके। यानी इससे जो हमारे इससे पहले प्लानिंग कमीशन था उसमें स्टेट को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया गया था। नीति आयोग में स्टेट्स जो है, स्टेट के हेड है, उनको भी इन्वॉल्व किया करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है ताकि नेशन के जो डेवलपमेंट है, जो हमारे देश का जो विकास है, उसमें अपना वो एक इन्वॉल्वमेंट, अपना एक पार्टिसिपेशन कर सके। क्लियर। इनेबलिंग द रोल ऑफ स्टेट इन डेवलपमेंट, ताकि जो डेवलपमेंट में स्टेट का जो रोल है वो इनेबल कराना, यानी उनको स्टेट या नेशन के डेवलपमेंट में इंक्लूड करना। दिस विल कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट, जिससे कि हमारा जो नेशन है उसका डेवलपमेंट होगा। यानी जब स्टेट का डेवलपमेंट होगा तो उसके थ्रू हमारा नेशन है, हमारा जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट होगा, और इसके साथ इस डेवलपमेंट के साथ स्टेट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसकी जो फीलिंग है वो क्या होगी, इस्टेब्लिश होगी। तो दीज आर द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक्सप्लेन द नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूट, यानी नीति आयोग के फॉर्मेशन, उसके कॉन्स्टिट्यूट, उसके मेंबर को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले यदि बात करें तो नीति आयोग की फुल फॉर्म हमें याद रखनी है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एंड इट वाज स्टैब्लिश ऑन 1 जनवरी 2015 बाय अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्लियर। तो एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन, जो नीति आयोग होता है उसके प्राइम मिनिस्टर है वो चेयरपर्सन होते हैं, और अभी इसके चेयरपर्सन एज यूजुअल कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है। इसके साथ इसमें दो काउंसिल होती है, एक होती है गवर्निंग काउंसिल और दूसरी होती है रीजनल काउंसिल। क्लियर। तो गवर्निंग काउंसिल में जितने भी स्टेट के मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, और इसके अलावा जितने भी हमारी यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे कि लेजिस्लेचर है उनके लेफ्टिनेंट जो गवर्नर्स होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं गवर्निंग काउंसिल के। इसके अलावा रीजनल काउंसिल की बात करें तो रीजनल जो काउंसिल होती है वो किसी एक स्टेट या एक से ज़्यादा स्टेट या एक से ज़्यादा रीजन के जो भी स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करके फॉर्म की जाती है, और एक स्पेसिफिक इनका टेन्योर होता है रीजनल काउंसिलिंग का। इसके अलावा ये जो रीजनल काउंसिलिंग है ये कन्वे की जाती है बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द रीजन, यानी जिस रीजन के लिए रीजनल काउंसिल है बनाई गई है तो उस रीजन के जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे, और इसके अलावा यदि उस रीजन में कोई भी यूनियन टेरिटरीज है तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर और इसके साथ प्राइम मिनिस्टर है वो इस रीजनल काउंसिल के मेंबर होते हैं। और रीजनल काउंसिल है एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए क्या की जाती है, इस्टेब्लिश की जाती है, स्पेसिफिक जो इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करके। इसके अलावा इसका जो चेयर है, इसका जो प्रिसाइडिंग है, यानी इसकी जो भी मेंबर है चेयरपर्सन या तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर के थ्रू जो भी नॉमिनी है, जो भी प्राइम मिनिस्टर जिसको नॉमिनेट करेंगे तो वो इनकी जो मीटिंग्स है उनको प्रिसाइड करता है, उसको चेयर करता है। क्लियर। इसके अलावा एक स्पेशल कमेटी होती है जिसमें कि एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, प्रैक्टिशनर होते हैं, ठीक है, जिनको कि स्पेसिफिक जो भी इश्यूज होते हैं उससे रिगार्डिंग नॉलेज होती है। और इसके अलावा स्पेशल इन्विटीज होते हैं जो कि बाय द प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किए जाते हैं। क्लियर। इसके अलावा एक फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क विल कॉम्प्रोमाइज ऑफ इन एडिशन टू द प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन, यानी प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, इसके साथ ही एक फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है। क्लियर। वाइस चेयरपर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इसके साथ ही नीति आयोग का एक वाइस चेयरपर्सन होता है जो कि अपॉइंटेड होता है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। तो इस तरह से नीति आयोग के यदि फॉर्मेशन इसके कॉन्स्टिट्यूट की बात करें तो चेयरपर्सन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन है वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर। एक गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें ऑल स्टेट्स के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं या ऑल यूनियन टेरिटरीज के जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिनमें कि पहले से लेजिस्लेचर है वो इसके मेंबर होते हैं। रीजनल काउंसिल जो होती है वो पर्टिकुलर किसी रीजन के स्पेसिफिक इशू को एड्रेस करके फॉर्म की जाती है, जिसमें उस रीजन के चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड जो उस रीजन के जो जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो उनके मेंबर होते हैं, उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। इसके अलावा इसको जो चेयर करते हैं चेयरपर्सन यानी प्राइम मिनिस्टर, या फिर चेयरपर्सन किसी पर्सन को नॉमिनेट करते हैं तो उसके थ्रू किए जाते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल जो कमेटी होती है, एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिशनर और जो भी स्पेसिफिक इशूज से रिलेटेड नॉलेज जिनको होती है उनके थ्रू जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर। एंड वाइस चेयरपर्सन है अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग के जो फॉर्मेशन है उसको फ्लो चार्ट से समझते हैं कि चेयरपर्सन
ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, जैसा कि अभी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो चेयरपर्सन हो जाएंगे जैसे चेंज होंगे। इसके अलावा वाइस चेयरपर्सन होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर, एंड डॉक्टर राजीव कुमार है वो हमारे क्या है वाइस चेयरपर्सन है। 2 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, तो डॉक्टर वी.के. सारस्वत और वी.के. पॉल एंड रमेश चंद, ये हमारे फुल टाइम मेंबर्स हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री अमिताभ कांत है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्लियर। और ये हमारे एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं। इसके अलावा स्पेशल इन्विटीज होते हैं जो कि स्पेशल जो भी इश्यूज होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर, क्लियर। Our next topic is what is the ऑब्जेक्टिव ऑफ द नीति आयोग इन द प्रेजेंट व्यू पॉइंट, यानी प्रेजेंट व्यू पॉइंट पे बात करें तो नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो नीति आयोग के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं दीज आर फॉलोइंग: टू इन्वॉल्व ए शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज सेक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट इन द लाइट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इन द लाइट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी जो भी हमारे नेशनल जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, एम है, उनमें उनको ध्यान में रखते हुए हमें विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट, यानी स्टेट को उसमें क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। यानी हमारे जो भी नेशन के जो गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं इकोनॉमिक या सोशल फील्ड में, उनमें जो स्टेट्स हैं उसको भी पर्टिकुलरली एक साथ हमें इन्वॉल्व करने के साथ साथ ही जो नेशनल डेवलपमेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो सेक्टर्स हैं, उनको हमें क्या करना है, उनके साथ एक शेयर विज़न है वो डेवलप करना। यानी नीति आयोग का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टेट को इन्वॉल्व करते हुए जितने भी हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो भी हम प्रायोरिटीज़ या स्ट्रेटजीज जो हैं डेवलप करेंगे, उनमें स्टेट को भी प्रॉपर जो शेयर है वो प्रोवाइड किया जाए, यानी स्टेट को भी उसमें पार्टिसिपेंट बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का वो क्या है कि जैसा कि हमें पता है कि जो इंडिया है दैट इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, तो ईच एंड एवरी स्टेट यदि स्ट्रांग होगा तो कंट्रीज़ है वो अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। तो इसलिए स्ट्रांग स्टेट्स मेक ए स्ट्रांग नेशन, इस विज़न को ध्यान में रखते हुए एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको फोस्टर करना, उसको प्रमोट करना, और इसके साथ इसको ध्यान में रखते हुए जितना भी हमारा जो इनिशिएटिव है, जो स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म है, उसमें स्टेट को कंटिन्यूस बेसिस के आधार पर, यानी स्टेट को उसमें इन्वॉल्व करने के आधार पर जो हमारी जो स्ट्रांग स्टेट मेकिंग स्ट्रांग नेशन का जो एजेंडा है उसको फुलफिल करना। यानी नीति आयोग में जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हम प्लान्स बनाएंगे नेशनल डेवलपमेंट के लिए उसमें स्टेट को पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट बनाया जाएगा, उसको इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे कि यदि हम प्लानिंग कमीशन की बात करें जो कि 15 मार्च 1950 को इस्टेब्लिश किया गया था, और प्लानिंग कमीशन को ही रिप्लेस करके इसका नाम नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कर दिया गया है ऑन 1 जनवरी 2015 को। तो मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव हो ये है कि प्लानिंग कमीशन में स्टेट को प्लानिंग को प्रिपेयर करने में कोई भी पर्टिकुलर जो पार्टिसिपेंट है वो पार्टिसिपेशन है वो नहीं दिया गया था, लेकिन नीति आयोग में स्टेट को एज ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट इनिशिएटिव करने का जो अवसर है, जो अपॉर्चुनिटी है वो दी जाएगी। टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल, ठीक है, इस तरह का मैकेनिज्म तैयार करना जिससे कि जो भी प्लान्स है वो विलेज लेवल पे क्रेडिबल हो, यानी उस पर इम्प्लीमेंट किया जा सके, और इसके साथ साथ विलेज लेवल पे उन प्लान्स को क्रेडिबल करके हायर लेवल पे की जो गवर्नमेंट है उसको प्रोग्रेस, यानी जो गवर्नमेंट है विलेज लेवल पे प्लान्स को प्रिपेयर करेगी और हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, प्रोग्रेसली उसको इम्प्लीमेंट करेगी, ताकि विलेज लेवल का जो डेवलपमेंट है वो किया जा सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का टू एंश्योर ऑन एरियाज दैट आर स्पेशली रेफर्ड टू इट, उन सारे प्लान्स को उन एरियाज में इम्प्लीमेंट करना जो कि स्पेशली इसके लिए रेफर किए गए हैं, और इसके साथ दैट द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी, यानी हमारी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी या पॉलिसी इस तरह से होनी चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी नेशनल सिक्योरिटी का जो इंटरेस्ट है उसको फुलफिल कर सके। To pay special attention to the section of our society that may be at risk of not benefiting adequately from economic progress, और उस हमारे सोसाइटी के उस सेक्शन पे सबसे ज़्यादा अटेंशन देना भी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। उस सेक्शन पे जो कि हमारी जितने भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैं उसमें उसको एडिक्वेट यदि बेनिफिट नहीं मिला है, यानी जो भी हमारा बैकवर्ड सेक्शन है, या जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो इकोनॉमिक क्लास है वो अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास में डिवाइडेड रहता है। यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक जो अनइक्वालिटी होती है, तो इस तरह से हमें उस सेक्शन तक अपने इस नीति आयोग के जो भी प्लान्स है उसके बेनिफिट को इस तरह से पहुँचाना है, इस तरह
तरह से प्लान को इम्प्लीमेंट करना है ताकि जो भी हमारा बैकवर्ड सेक्शन है वो इस इकोनॉमिक प्रोग्रेस से इंक्लूड हो सके, ठीक है। टू डिज़ाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, frameworks and initiative and monitor their progress and their efficiency, ठीक है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना, ठीक है, लॉन्ग टर्म या लंबे समय के लिए कि जो भी प्रोग्राम्स है पॉलिसीज़ है उसको फ्रेमवर्क किया जाए, उसको डिज़ाइन किया जाए एंड उसको स्ट्रेटेजिक प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, और इसके साथ साथ ही पर्टिकुलर जो भी प्लान्स है उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर किया जाए और उसकी प्रोग्रेस है और उसकी एफिशिएंसी को चेक करना, ये भी नीति आयोग का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? To create a knowledge, innovation and entrepreneurship support system through a collaborating community of national and international experts, यानी जो भी हमारे इंटरनेशनल या नेशनल एक्सपर्ट हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं या पार्टनर्स हैं, उनके कोलैबोरेशन से, उनके सहयोग से, उनके कॉपरेशन से एक नॉलेजेबल इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम को क्रिएट करना, तैयार करना, यानी इस तरह की एक टीम तैयार करना है, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी जिसको हम कह रहे हैं, तो जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए अपने सजेशन है, अपनी एडवाइस है, अपने आइडियाज़ है वो दे सके। तो इस तरह की एक बहुत ही मिच्योर और इंटेलेक्चुअल टीम को तैयार करना, ये भी नीति आयोग का मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि हमें पता है नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं कि गवर्नमेंट का ये किस तरह से थिंक टैंक की तरह काम करता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट, प्रैक्टिशनर और पार्टनर्स होते हैं, वो इसके मेंबर्स होते हैं, जो कि न्यू आइडियाज़ हैं वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल, यानी विलेज लेवल से लेके हायर सेंट्रल लेवल तक आइडियाज़ देते हैं, ताकि पर्टिकुलर लोकल लेवल से यानी लोअर लेवल से जो डेवलपमेंट की जो प्लान्स हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। To offer a platform for resolution of intersectoral and interdepartmental issues in order to accelerate the implementation of the development agenda, यानी डेवलपमेंट का जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसको बहुत ही एसिलेट यानी बहुत ही रैपिडली या बहुत ही स्पीड के साथ यदि हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, यानी उसको हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है, गोल है, इकोनॉमिक या सोशल जो एरियाज़ हैं, यदि इकोनॉमिक एरियाज़ की बात करें तो पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, दूर करना, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, इसके साथ सोशल जो इनइक्वालिटी है उसको दूर करना। यदि सोशल एरियाज़ में बात करें तो सोशल एरियाज़ में एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, या फिर ड्रिंकिंग वाटर है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन है, इन सारे यदि ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को हम एज सुन एज पॉसिबल यदि ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो भी है कि इंटर जो रीजनल है या इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हैं उनको एक साथ उनको सॉल्व करने के लिए, उनके रेजोल्यूशन के लिए एक जो है कंबाइंड प्लेटफॉर्म को प्रिपेयर करना, ये भी नीति आयोग का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। यानी नीति आयोग के थ्रू एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है, जिसके थ्रू हम इंटर रीजनल और इंटर जो डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हैं उनको ईजीली एक साथ सॉल्व करने के लिए उस पर हम प्लान कर सकते हैं। टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर, यानी स्टेट को एक आर्ट रिसोर्स सेंटर की तरह मेंटेन करना। बी ए रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस, जो कि हमारे गुड गवर्नेंस में एक रिपोजिटरी की तरह रिसर्च कर देगा। एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, और हमारे जो सस्टेनेबल यानी जो कंटिन्यूस और जो इक्विटेबल यानी जस्टिफिकेबल जो डेवलपमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करे, एज वेल एज हेल्प देयर डिसमिनेशन टू स्टेक होल्डर, और इसके साथ साथ ही उसमें जो भी उसमें कमियां हैं उनको दूर करने में भी वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इस तरह का एक जो है रिसोर्स सेंटर है स्टेट को मेंटेन करना, ये नीति आयोग का मेन ऑब्जेक्टिव है। टू एक्टिवली मॉनिटर एंड इवेलुएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, और जितने भी प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया गया है उसे एक्टिवली मॉनिटर किया जाए, इवेलुएट किया जाए, एंड इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीडेड रिसोर्सेज सो एज टू स्ट्रेंथ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड स्कोप ऑफ डिलीवरी। जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन को बहुत ही रैपिडली मॉनिटर इवेलुएट किया जाए, और इसके साथ साथ ही जितने सोर्सेज उस प्रोग्राम्स को, उस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने में जिनकी ज़रूरत है उन सबको भी बहुत जल्दी ही क्या किया जाए, उनकी नीड को फुलफ़िल किया जाए, ताकि जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उनकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है या स्कोप ऑफ डिलीवरी है उसको स्ट्रेंथ किया जा सके, यानी उसको एज सुन एज पॉसिबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव किया जा सके। यानी जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको हम अच्छे से फुलफ़िल करके उनसे जो गोल्स हम ऑब्टेन करना चाहते हैं उसको ऑब्टेन कर सकें, ये भी नीति आयोग का एक ऑब्जेक्टिव है।
to focus on technology upgradation and capacity building for implementation of programs and initiative। यानी जितने भी प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को गोल ऑब्टेन करने के लिए, तो उसमें जो भी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना, ये भी इस नीति आयोग का मेन ऑब्जेक्टिव है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग एंड दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू रिवाइज। आपको इसको रिवाइज करना है कि नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। Next question is suggest measures for the empowerment of Niti Aayog in the context of the present requirement of the country। क्लियर, यदि कंट्री की प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को देखते हुए नीति आयोग के एम्पावरमेंट के लिए कुछ सजेशन है वो हमें बताने हैं कि कौन कौन से सजेशन हैं जिसके थ्रू हम नीति आयोग को एम्पावर कर सकते हैं, यानी उसकी जो पावर है, उसकी जो फंक्शन एबिलिटी है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है, और ये पहले जो प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, इसी का ये क्या है, न्यू नेम है, यानी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसका नया नाम दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मीन्स नीति आयोग। क्लियर। In a landmark decision based on Prime Minister Narendra Modi initiative and backed by increasing calls from the state head, Niti Aayog has been set up as a think tank for formulating new policies framework in keeping with the changes and challenges of rapidly इन्वॉल्विंग सोशल इकोनॉमिक सिनेरियो इन द कंट्री। यानी यदि हम ये बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन लिया गया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू, और क्यों लिया गया है, क्योंकि बार बार में स्टेट हेड के थ्रू ये उनको कहा जा रहा था कि पहले जो प्लानिंग कमीशन था उसमें स्टेट को प्लान्स को प्रिपेयर करने में जो है इक्वल जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं दिया गया था। तो स्टेट हेड बार बार में डिमांड कर रहे थे, तो इस बिहाफ पे जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को एज ए थिंक टैंक क्या है फॉर्मुलेट किया है, बनाया है। और ये नीति आयोग क्या करेगा, जो कि एक न्यू पॉलिसी फ्रेमवर्क करता है, न्यू पॉलिसी को फ्रेमवर्क करेंगे, यानी इस पे काम करेंगे इन कीपिंग विद द चेंजेस एंड चैलेंजेस ऑफ रैपिड इवॉल्विंग सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो इन द कंट्री। यानी हमारी कंट्री के जो भी सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो में जो भी हमारे चेंजेस या चैलेंजेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए न्यू पॉलिसी को फ्रेमवर्क करना, ये नीति आयोग का मेन ऑब्जेक्टिव है। क्लियर। The guiding principle behind Niti Aayog is cooperative federalism, based on empowerment and equality of all stakeholder। यानी जितने भी हमारे स्टेक होल्डर यानी स्टेट्स हैं उनको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी नीति आयोग में जो है वो पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट दिया जाए, ताकि वो नेशनल लेवल पे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में उसके एक पर्टिकुलर एज ए मेंबर की तरह काम कर सके। क्योंकि ऐसा माना गया है कि स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक ए स्ट्रॉन्ग नेशन, और हमारा जो नेशन है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो इसलिए स्टेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टेट के अंदर कोई भी प्लान्स यदि हमें इम्प्लीमेंट करना है तो स्टेट से पर्टिकुलर प्लान को वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो अच्छे तरह से जानते हैं, तो इसलिए उनको इनकरेज और एम्पावर और पार्टिसिपेंट करने के लिए जो ये गाइडिंग प्रिंसिपल है नीति आयोग का उसको बनाया गया है। इन ए डिपार्चर फ्रॉम द पास द न्यू बॉडी, यानी जो पास हमारी बॉडी थी प्लानिंग कमीशन, उसकी जगह पे जो हमारी न्यू बॉडी आई है नीति आयोग आई है, ये क्या है, ये बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच, जो कि इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ कि बॉटम लेवल पे जो प्लान्स हैं आइडियाज़ हैं उनको तैयार किया जाएगा, और हायर लेवल पे जो हमारी गवर्नमेंट है उन प्लान्स को तैयार करके फिर से बॉटम लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। यानी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी प्लान्स होंगे वो बॉटम लेवल के प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के बनाए जाएंगे। जबकि प्लानिंग कमीशन की बात करें तो प्लानिंग कमीशन में जो प्लान्स होते थे वो टॉप टू बॉटम लेवल होते थे, यानी अप से बॉटम होते थे, यानी हाई लेवल पे प्लान्स बनते थे और उन्हें बॉटम लेवल या स्टेट लेवल में क्या कर दिया जाता था, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो इस तरह से न्यू पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी क्या है, बॉटम अप अप्रोच है, यानी लोकल लेवल पे विलेज लेवल पे आइडियाज़ को जो भी सजेशन होंगे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनके अकॉर्डिंग प्लान्स को हायर लेवल पे तैयार करके और फिर से हायर लेवल है वो लोअर लेवल पे उसे क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। तो इस तरह से इसमें नीति आयोग के थ्रू जो स्टेट्स हैं उनको एक प्रोएक्टिव जो पार्टिसिपेंट है वो दिया गया है, ताकि वो डेवलपमेंट के एजेंडा में पार्टिसिपेट कर सके एट द विलेज लेवल, विच विल देन मूव फॉर अप्रूवल एंड गाइडेंस एट द हाई लेवल। जब वो एजेंडा जो भी होगा विलेज लेवल पे प्रिपेयर होगा और इसके साथ साथ फिर जब हायर लेवल पे वो क्या होगा, गाइडेंस के लिए अप्रूवल के लिए जाता है विद इन द स्टेट, आफ्टर विद द फाइनल रिकमेंडेशन विल रीच नीति आयोग, और इसके बाद से फाइनल रिकमेंडेशन किसका होता है, नीति आयोग का आता है। यानी विलेज लेवल पे जो भी डेवलपमेंट के एजेंडा होते हैं प्लान्स होते हैं प्रिपेयर होके अप्रूवल और गाइडेंस के लिए हाई लेवल यानी स्टेट लेवल पे जाएंगे, और स्टेट लेवल के बाद फाइनल रिकमेंडेशन के लिए कहाँ पहुँचते हैं, नीति आयोग के पास। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द सजेशन
कौन कौन से सजेशन है जो दिए जा सकते हैं ताकि नीति आयोग को और ज़्यादा किया जा सके, एम्पावर किया जा सके, उससे स्ट्रेंथन किया जाए। सेंटर एंड स्टेट शुड वर्क टुगेदर टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ द न्यू इंडिया, यानी न्यू इंडिया का जो ड्रीम्स है उसको फुलफिल करने के लिए सेंटर और स्टेट दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। देयर शुड बी नो पार्टी पॉलिटिक्स बिटवीन दैम, दोनों के बीच में कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स है वो नहीं होनी चाहिए। स्टेट ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, यानी ठीक है, स्टेट भी पॉलिसी मेकिंग का एक पार्ट होनी चाहिए। द पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट शुड ऑल्सो बी गिवन प्रोमिनेंट प्लेस ऑन ऑल इंपॉर्टेंट इशू थ्रू द नीति आयोग, और जो भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी एक प्रोमिनेंट प्लेस मिलना चाहिए ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट इशू, जितने भी इंपॉर्टेंट इशू है हमारी कंट्री के, थ्रू द नीति आयोग। ऐसा नहीं है कि हम कह तो रहे हैं कि उन्हें एक जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो प्लेटफॉर्म में तैयार किया गया है थ्रू द नीति आयोग, तो सिर्फ ये सिर्फ कहने के लिए ना हो, इसको जितने भी हमारे नेशनल इंपॉर्टेंट की इशू है उसमें पर्टिकुलर ईच एंड एवरी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को ये प्रोमिनेंट प्लेस होना चाहिए कि वो रिगार्डिंग इशू से रिगार्डिंग अपने डिसीजन को ले सके, और इसके साथ साथ ही उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। 3 और 5 ईयर एक्शन प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जैसा कि हमें पता है कि जब प्लानिंग कमीशन आया था तो 5 ईयर प्लान्स या 7 ईयर प्लान्स हैं प्रिपेयर किए जाते थे, लेकिन नीति आयोग के थ्रू 3 और 5 ईयर प्लान्स हैं वो प्रिपेयर किए जाने चाहिए, यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के जो प्लान्स हैं वो फिक्स किए जाने चाहिए, ताकि जो भी इन टाइम पीरियड है उसमें ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गेम को, अपने टारगेट को ऑब्टेन किया जा सके। ठीक है, एम्फेसिस शुड बी मेड ऑन एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री, यानी हमारी कंट्री के जितने भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, उनकी हेल्थ, उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस है, जो फोकस है वो किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बात करें तो क्लीन इंडिया मिशन शुड बी जॉइन विद दिस। क्लीन इंडिया मिशन जैसा कि हमें पता है कि स्वच्छ भारत मिशन, इसको इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। वर्किंग टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको भी इम्प्रूव किया जाए, ताकि क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के बहुत सारे लोग हैं वो अभी भी किस पे डिपेंडेंट है, ऑन द एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इस सेक्टर को भी ध्यान में रख के इसके लिए काम किया जाए, इसके लिए प्रोग्राम्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाए। प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टैब्लिश। रिसर्च और एजुकेशन के फील्ड को प्रमोट करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी है उनको इस्टेब्लिश की जाए। आइडेंटिफाइंग द लॉस मेकिंग इंडस्ट्री इन द पब्लिक सेक्टर एंड पुटिंग देयर प्रॉपर्टी इन अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, जो भी हमारी पब्लिक सेक्टर की यानी गवर्नमेंट सेक्टर की जो लॉस मेकिंग इंडस्ट्री है जिनमें लॉस हो रहा है, तो उन सबको आइडेंटिफाई करना और उन सब की जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना, यानी दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना, ताकि उनके जो लॉस है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जा सके। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पॉवर्टी एरेडिकेशन, स्किल डेवलपमेंट एक्सेट्रा शुड बी इंक्लूडेड इन इट। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पॉवर्टी एरेडिकेशन और स्किल डेवलपमेंट को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। वर्किंग फॉर द एंड ऑफ करप्शन, करप्शन के एंड के लिए काम करना। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थ्रू द स्टेट, और जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी सेंट्रल जिन स्कीम्स को स्पॉन्सर करती है उन सबको स्टेट्स में अच्छे से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जो नीति आयोग है उसका जो एम्पावरमेंट है, उसको जो पावर्स है, जो फंक्शन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। इसके अलावा क्वेश्चन है कि हाउ हैज़ नीति आयोग स्टार्टेड द सिस्टमेटिक एफर्ट फॉर एक्सप्लोटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करने के लिए किस तरह से नीति आयोग ने सिस्टमेटिक एफर्ट है वो स्टार्ट किया है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नीति आयोग है वो 1 जनवरी 2015 को रिप्लेस किया गया बाय द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन जो था उसमें सिर्फ प्लान्स है वो हाई लेवल से, यानी टॉप टू बॉटम लेवल का प्लान भी उसे कहते थे कि टॉप लेवल पे यानी जो हायर सेंट्रल लेवल पे प्लान्स को बनाया जाता था और उसे बॉटम लेवल पे यानी स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जाता था। ठीक है, उसमें स्टेट को आइडियाज़ या प्लान्स को प्रिपेयर करने में कोई भी पर्टिकुलर जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं दिया जाता था। लेकिन नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग को एज ए थिंक टैंक फॉर द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के थिंक टैंक की तरह इसको कहा जाता है कि गवर्नमेंट के एज ए थिंक टैंक काम करता है। तो इसमें जितने भी हमारे सेंट्रल या स्टेट लेवल के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ये पर्टिकुलर ये इन्वॉल्व किया गया, ताकि वो हमारे नेशन के डेवलपमेंट एजेंडा में अपने आइडियाज़ को, अपने सजेशन को, अपनी एडवाइस को दे सके। और इसके साथ साथ ही जितने भी हमारी नेशन के जो भी हमारी एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं या प्रैक्टिशनर्स हैं या फिर इंजीनियर्स हैं, उन सबको रोकने की कोशिश की गई, ताकि उनका जो पार्टिसिपेशन है वो हमारी गुड गवर्नेंस में
उसको इंक्लूड किया जा सके, उसको एंश्योर किया जा सके। क्लियर। तो इस तरह से जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी जो भी हमारे एजुकेटेड पर्सन है जो कि आफ्टर द एजुकेशन फ्री हो जाते हैं फ्रॉम द कंट्री, यानी कंट्री से बाहर चले जाते हैं, तो उनको देश में ही रोक कर उनको यहाँ पे उनका जो फ्लिंग है उसको प्रिवेंट करके, और इसके साथ साथ नीति आयोग के थ्रू नए प्लान्स को डेवलप करने में उनका जो पार्टिसिपेशन है वो लिया जा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नीति आयोग ने सिस्टमेटिक एफर्ट किया है फॉर एक्सप्लॉइटिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट ना होने से। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक रिगार्डिंग द नीति आयोग। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपकी कोई डाउट्स हो, प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।